So without wasting any time, let's start our session, which is stress and strain diagram. बहुत important topic है और इससे पहले हम एक चीज देखेंगे which is axial force. Axial force क्या होता है? कोई भी axial force, जैसे एक टेस्ट बार लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस पे कोई भी लोड लगाते हैं, ठीक है, खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, ये होता है एक्सियल फोर्स. कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स लगेगा वो हम लोग एक्सियल फोर्स से बोलेंगे. अभी एक्सियल फोर्स में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव. टेंसाइल एंड कंप्रेसिव. अब टेंसाइल क्या होता है और कंप्रेसिव क्या होता है? कोई भी चीज को, कोई भी मटेरियल है, जैसे ये हमारा टेस्ट बार है समझ लीजिए, अगर मैं इसको दबा रहा हूँ, इस तरीके से दबा रहा हूँ, पूरे जोर से दबा रहा हूँ, तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स बन जाएगा. कोई भी चीज को अगर मैं इनर वे में, इनर साइड में अगर मैं फोर्स दे रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, कुछ ऐसे कर रहा हूं, तो ये कंप्रेसिव हो गया. अब टेंसाइल. टेंसाइल जैसे ये, इसको अगर मैं खींचूंगा ऐसे करके, अपना पूरी ताकत लगा के ऐसे खींच रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाता है हमारा टेंसाइल फोर्स. ठीक है. सो डायग्राम पढ़ने से पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं स्ट्रेस का. तो स्ट्रेस क्या है? इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी विच डेवलप इनसाइड द बॉडी. पहले ये याद रखना, इंटरनल प्रॉपर्टी. ये किसी भी मटेरियल का ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है. इसके अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो ताकत प्रेजेंट होता है, एज पर द मटेरियल, कौन सा हम लोग मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है. इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी विच इज डेवलप इनसाइड द बॉडी अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स. अभी एक्सटर्नल फोर्स क्या? ये अपना टेस्ट बार है, इस पे हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर दे रहे हैं P, ठीक है, लोड दे रहे हैं उस पर. तो ये बॉडी खुद भी तो टूट, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूंगा तो ऐसे तो नहीं तोड़ दूंगा, इसका खुद का भी कुछ ताकत होगा. तो वो जो इंटरनल प्रॉपर्टी होगा ना, वो रेजिस्ट करेगा उसको, ताकि वो टूटे ना, वो रेजिस्ट करेगा. तो वही चीज है, उस टाइम पे ये स्ट्रेस जो होगा डेवलप होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा. सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसमें टेंसाइल फोर्स दे रहा हूं, अगर मैं इसमें टेंशन दे रहा हूं, तो इसके अंदर जो होगा वो स्ट्रेस रिलीज करेगा. ये स्ट्रेस बनेगा मतलब अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ताकि वो रोक पाए. ठीक है. अभी स्ट्रेस को का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, डिनोट किया जाता है सिग्मा से. ठीक है. एक इसमें एक और पॉइंट ऐड कीजिए. व्हेन एवर वी वर्क अगेंस्ट द नेचर of the body, stress develop. ठीक है, ये याद रखना. मतलब कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो बॉडी है वो टूटने से रेजिस्ट करेगा. उसका खुद का जो इंटरनल प्रॉपर्टी होगा उसको रेजिस्ट करेगा और उसके अंदर स्ट्रेस रिलीज होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा. नाउ मूविंग ऑन टू स्ट्रेन. अब स्ट्रेन कुछ नहीं है. स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ चेंज in length upon original length. अब ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि एक बार है, इसको हम लोग टेंसाइल फोर्स P प्रोवाइड करेंगे. इसको मैं ऐसे करके खींचूंगा तो इसमें कुछ तो चेंजेस आएगा इसके लेंथ में. इसको मैं खींचूंगा तो लंबा नहीं हो जाएगा. ये इसको खींच रहा हूँ, इसको दम लगा के खींच रहा हूँ मैं, तो थोड़ा तो लंबा हो ही जाएगा. तो वही चीज़ है, इसका समझ लो कि इसका जो साइज था ये L था, और फिर खींचने के बाद जो साइज बना वो अपना डेल्टा L हो गया.
ठीक है, तो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को हम लोग डोनेट करते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन हो गया। नाउ वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। इसको पढ़ने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले हम लोग पहले ये जानते हैं कि ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम की क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि किस मटेरियल की क्या कैपेसिटी है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी, वो कितने पे उसका फ्रैक्चर पॉइंट होगा, कब वो टूटेगा, क्या उसका इलास्टिक लिमिट होगा, क्या उसका प्लास्टिक लिमिट होगा, वो सब अभी हम पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट भी क्या होता है। अभी आप समझिए कि आपके पास एक टेस्ट बार है, ये एक टेस्ट बार है, इस पे एज यूजुअल आपने फोर्स लगाया, कौन सा, टेंसाइल फोर्स लगाया एट लोड P। अब मुझे इसको तोड़ना है, मुझे इसको तोड़ना है और मुझे ये पता करना है कि इसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा, इसका इलास्टिक लिमिट क्या होगा, इसका प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, मुझे सब पता करना है। तो मुझे ये तोड़ना है, तो इसके सामने हम एक ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये है अपना स्ट्रेस और ये है अपना स्ट्रेन। ठीक है, जब मैं इस टेस्ट बार को खींचूंगा, जब मैं इस टेस्ट बार को खींच रहा हूं, इसको पूरी तरह से खींचूंगा, तो इसका जो स्ट्रेस और जो इसका स्ट्रेन है ना, वो कुछ पॉइंट तक सेम आएगा, वो कुछ पॉइंट तक सेम जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए। ठीक, कुछ पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा, मतलब जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि 1 हम लोग करके लिखते हैं कि ए पॉइंट हमको ये बताता है, ए पॉइंट हमको ये बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, कि जब हम किसी भी मटेरियल को किस हद तक खींचते हैं और एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है, उसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। ये सब में काम आएगा इसलिए बार बार बोल रहा हूं। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विच इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। ये हमारा ये पॉइंट बोलता है। अब तो हमको इसको तोड़ना है, मुझे पता करना है इसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या। मैं एकदम लास्ट तक जाऊंगा जब तक ये टूटेगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि इसको और खींचेंगे, यहाँ तक तो खींचा, इसको और खींचेंगे। जब इसको और खींचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हल्का डिफर करेगा अप टू पॉइंट बी, अप टू पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी क्या होता है, ये पॉइंट बी क्या होता है, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि 2 नंबर बी इज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये जो बी है ये इलास्टिक लिमिट में चल जाएगा। मतलब पहले तो मैंने इसको खींचा, खींचते खींचते जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो पहले सेम रहेगा। उसके बाद और खींचा तो ये बी पॉइंट तक आया विच इज इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट तक अगर मैं किसी भी मटेरियल को खींचूंगा, किसी मतलब अभी मैं यहाँ पे माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूँ, तो माइल्ड स्टील की बात करते हैं कि अगर मैं माइल्ड स्टील को इस पॉइंट तक खींचूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, इस पॉइंट तक खींच के छोड़ दूंगा, तो वापस अपना जो पोजीशन होगा वो रीगेन कर लेगा। मतलब जिस पोजीशन पे वो था उस पोजीशन को वापस रीगेन कर लेगा। तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। जब हम रबर को ऐसे खींचते हैं और उसका छोड़ते हैं तो वापस वो रीगेन करता है अपना, एक लिमिट तक खींचते हैं तो वही चीज होता है इलास्टिक लिमिट। अब इसका डेफिनेशन लिख लो यार। अच्छा,
अभी वापस वही बात कि अभी तो हमको इसको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको वापस और खींचेंगे, हम और खींचेंगे। जो हमारा कर्व रहेगा वो यहाँ से थोड़ा ऐसे डाउन जाने लगेगा, ये डाउन जाने लगेगा। इसको हम लोग डोनेट करते हैं सी से और इसको सी डैश से। अब ये सी और सी डैश क्या है, ठीक है, वापस लिखो 3 नंबर सी टू सी डैश। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जब हम इसको और खींच रहे हैं और खींच रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा नीचे जाएगा। ये क्यों जाएगा? ये इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहेगा इसमें, जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, ये स्लीपिंग कंडीशन में आ जाएगा। क्यों स्लीपिंग कंडीशन में आएगा? कि अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसका लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो मैंने कल बताया था कि सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है कि अंदर का मॉलिक्यूल जो होता है वो नहीं बढ़ता, मॉलिक्यूल सेम रहेगा। तो अगर मेरा ये लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से पतला हो रहा है, ये जो चीज़ है यहाँ से पतला हो रहा है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल से इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक पोजिशन पे जो मॉलिक्यूल्स स्लिप करेगा एक दूसरे से, जो स्लिप करेगा तो जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा वो कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ जो थोड़ा डाउन जाएगा, इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम। अब हमें तोड़ना है तो हम और खींचेंगे, सीधी सी बात है, इसको तोड़ना है हम और खींचेंगे। जब हम और खींचेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, वो ये होगा कि जो हमारा ये स्ट्रेस है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो हमारा रहेगा पूरा कांस्टेंट चला जाएगा। इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, दिख रहा है ना? इस पॉइंट को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये चीज लिख भी लेते हैं कि ये जो पॉइंट होगा हमारा अप टू डी, ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि एक पॉइंट तक, जैसे ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन था कि एक पॉइंट के बाद जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, अपना जो पोजीशन है वो वापस रिगेन कर लेगा। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कोई भी मटेरियल है, अगर मैं उसको खींचूंगा उसके बाद वो अपना जो पोजीशन है वो रिगेन नहीं करेगा, वो उसी टाइप में रह जाए। रबर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर रबर को हम काफी एक्सटेंट तक खींच दे, एक पॉइंट एक एक्सटेंट तक खींच दे, तो वो अपना जो पोजीशन है वो रिगेन नहीं कर पाता है। वही होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन भी उसको बोलते हैं कि उसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो चुका है, उसमें डिफॉर्मेशन आ चुका है, अब वो जो रिगेन नहीं करेगा अपना पोजीशन, ठीक है, जो भी पोजीशन पे था ओरिजिनल पोजीशन को वो रिगेन नहीं कर पाएगा, वही होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। अभी वापस वही करना है हमको, इसको तोड़ना है, हम इसको और खींचेंगे। तो जो मटेरियल होगा वो अपना फुल ट्राई करेगा, वो अपना फुल, एक बोलते हैं लास्ट में अपने फुल ट्राई करेगा कि वो ना टूटे, वो खुद को पूरी तरह रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। इस जगह पे जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है, जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह ऊपर जाएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं ई, और इस पर्टिकुलर को डिनोट करेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग से, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रेन हार्डनिंग बोलेंगे। अच्छा, ये अपना हो गया ई, ठीक है। डी से ई जो होगा, स्ट्रेन बहुत हाई रहेगा क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जो मटेरियल है खुद को रेजिस्ट करने में कि मुझे नहीं टूटना है, अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि नहीं मुझे नहीं टूटना है, अंदर की तरफ ये करना है कि नहीं टूटना। ये जो चीज होगी ये होगी स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये जो ई है, सॉरी ये जो ई है, ये हमारा बनेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। दिस इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मटेरियल है लगा सकता है, ये मैक्सिमम इसका स्ट्रेंथ है कि लगा सकता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो तोड़ना है, तो हम और फोर्स लगाएंगे। जब हम और फोर्स लगाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये वापस नीचे की तरफ जाएगा, कमजोर होता जाएगा और एक पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एफ, विच इज आवर फ्रैक्चर पॉइंट।
फ्रैक्चर पॉइंट मतलब जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं डिफॉर्मेशन हटा रहा हूं। अभी चलो ये हमने देख लिया, अभी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हमारा एक बार है। ठीक है, इसको मैं इस तरह तो ये हमारा एक बार है जो टेस्ट बार है। इसको हमको तोड़ना और मुझे पता करना है कि इसका क्या कैपेसिटी है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, इसका प्लास्टिक लिमिट क्या है, ताकि मैं इसको एज पर डिजाइन अगर मुझे आगे जाना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देंगे, इसको खींचेंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो अच्छा, एक और बात, हम लोग ऑफकोर्स सीधी सी बात है, माइल्ड स्टील मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको पॉइंट नोट कर लेना कि माइल्ड स्टील है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे हाथ से ऑफकोर्स नहीं टूटेगा। तो हम कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, तो हम जो मशीन यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए उसको बोलते हैं UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, उसमें हम लोग रखते हैं इसको और ये खींचता है। ठीक है, जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ये करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। तो जब मैं इसको खींचूंगा, समझ लीजिए कि यहां तक मैंने खींचा, तो यहां तक जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन का जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। एक बार और देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या था। स्ट्रेस अपना था इंटरनल प्रॉपर्टी, जैसे ये है इसका इंटरनल प्रॉपर्टी कि ये कब तक रेजिस्ट कर पाएगा किसी भी लोड के ऊपर। तो ये जब हम लोग कोई भी लोड इसके ऊपर लगाएंगे तो ये अपने अंदर स्ट्रेस रिलीज करेगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए। और स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन था ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। जब हम इसको खींचेंगे तो इसके साइज में कोई डिफरेंस आएगा, वो हमारा होगा स्ट्रेन। दूसरी बात, जब हम लोग खींच रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पता चल गया। अब हम इसको खींच रहे हैं तो कुछ हद तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा, विच इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विच इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। और मैं वही बोला था उस टाइम पे भी कि न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार कहा था। उसके बाद मैं उसको और खींचूंगा क्योंकि मुझे तोड़ना है। जब मैं और खींचूंगा एक और लिमिट तक आएगा, यहां तक खींचा, अभी और मुझे खींचना है, इसको और खींचा तो एक पॉइंट आया विच इज बी। जब बी पॉइंट पे आया तो बी क्या है अपना इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है कि इट इज अ प्रॉपर्टी टू रीगेन शेप। ठीक है, आप लिख दीजिएगा कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, कि यहां तक अगर मैं खींच के छोड़ दे रहा हूं तो जो मटेरियल है वापस अपना शेप ले लेगा, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, कोई भी डेविएशन नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर हम इसको और खींचेंगे तो हमारा ये पॉइंट जो हमारा नीचे की साइड जाएगा, जो ग्राफ होगा हमारा डाउन की साइड जाएगा, तो हमारा बनेगा C और C', जिसको हम बोलेंगे येल्ड पॉइंट। अब ये येल्ड पॉइंट क्यों बनेगा कि जब हम इस मटेरियल को खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे दोनों तरफ से, ठीक है, लोड P से, तो ऑफकोर्स इसका लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो ये पतला होगा, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स तो उतना ही है। तो अगर यहाँ का मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, यहाँ का मॉलिक्यूल्स इधर जा रहा है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है यहाँ का जो ये विड्थ होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग येल्ड पॉइंट बोलेंगे। जब ये कम होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक दूसरे से स्लिप करेगा, ऐसे स्लिप करेगा और नीचे आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे येल्ड पॉइंट। ठीक है, इट इज ऑकर, पूरा लिखेगा, इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ कार्बन एटम्स इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, सो इसके आगे हम इसको और खींचेंगे। जब हम इसको और खींचेंगे तो ये जो हमारा स्ट्रेस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, पूरा सीधा जाएगा, क्योंकि वहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा हमारा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, वो अपना जो पोजीशन है वो रीगेन नहीं कर पाएगा। अब समझ लो कि मटेरियल को मैं यहां तक खींचा और इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, तो इसको मैं कुछ देर तक तो ऐसे खींच ही सकता हूँ। ठीक है, उसका लेंथ बढ़ रहा है। स्ट्रेन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए तो स्ट्रेस कांस्टेंट हो ही जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रेस लग नहीं रहा है, ऑलरेडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है उसका। ठीक है, तो वहां पे हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा।
उसके आगे मुझे वापस वही करना है, इसको तोड़ना है, मैं इसको और खींचूंगा। जब इसको और खींचूंगा तो मटेरियल जो है अपना पूरा जान लगा देगा कि मुझे नहीं टूटना है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तुमको जो करना है करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे जो हमारा कर्व रहेगा ये ऊपर की तरफ भागेगा और इस कर्व को हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉइंट हमारा आएगा वो होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि मटेरियल का ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा वो ताकत नहीं है उसके पास, इससे ज्यादा ताकत वो लगा ही नहीं सकता है, इसके बाद वो टूटेगा ही। तो इसीलिए ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा वो नहीं लगा सकता। इसमें ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देना मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसके और अगर खींचेंगे तो ये फिर वापस जो ग्राफ है वो कमजोर होता जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा और फट करके टूट जाएगा। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा इसका। तो ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज मैकेनिकल फिएस्टा साइनिंग ऑफ दिस सेशन। बाय बाय। 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.